नमस्कार दोस्तों। आप में से अधिकांश को पता होगा जो भी हम लोगों के चैनल में अपलोड हो रहे लगातार वीडियो को देखते रहते हैं। हम लोग मिशन जेपीएससी 2026 का एक प्लेलिस्ट बनाए हैं और उस प्लेलिस्ट में आप लोगों को पेपर 2 का जो भी टॉपिक है उसको सीक्वेंस वाइज कवर किया जा रहा है। इसके तहत हम लोग सीएनटी एसपीटी एक्ट को भी कवर किए, पूरा ख़त्म भी हो चुका है। उम्मीद करते हैं सारे वीडियो आप लोग देख भी लिए होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। अब सीएनटी और एसपीटी एक्ट को लेके बहुत सारे विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि पता नहीं कि ये टॉपिक हमसे बनेगा नहीं बनेगा। तो इसीलिए इसको हम लोग पढ़ाए तो उस प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो दिया गया है उसमें हम लोग पढ़ा दिए हैं, समझा दिए इस टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में पीपीटी के माध्यम से समझा दिया गया है। लेकिन यहाँ हम लोग प्रयास कर रहे हैं एमसीक्यू के माध्यम से भी आप लोगों को इस टॉपिक को रिवाइज करवाया जाए, ताकि ये टॉपिक में किसी तरह का आपका कोई भी परेशानी ना है। तो भूमिका से रिलेटेड जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि था उससे रिलेटेड आप लोगों को एमसीक्यू कराया गया। लगभग 90 एमसीक्यू पिछले वीडियो में हम लोग बनाए। अब इस वीडियो में लगभग 72 से 73 क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो कि सीएनटी एक्ट के इंट्रोडक्शन से और चैप्टर 1 टू 3 में जो भी प्रावधान है उससे रिलेटेड मिलने वाले हैं। तो एमसीक्यू के माध्यम से भी यहाँ पे रिवीजन होगा। जो भी पीपीटी हम यूज करते हैं, नोट्स, माइंड मैप, एमसीक्यू जो यहाँ पे आपको करवाया जा रहा है, पीवाईक्यू, हर एक चीज़ आपको ऐप में मिल जाएगा। थोड़ा बहुत निवेश कीजिएगा तो जो भी टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उस पर और भी बेहतर रूप से आप कमांड बना सकते हैं। शुरुआती कुछ प्रश्न है, बहुत ईजी है, हम मान के चलते हैं। थोड़ा भी सीरियस स्टूडेंट होगा तो ये सब का आंसर वो जानेगा, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। बाद के जो क्वेश्चन है थोड़े टफ है, तो वहाँ 4 ऑप्शन हम पढ़ेंगे और चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको कुछ समय भी देंगे सोचने का, वहाँ आप सोचिएगा कौन सा आंसर सही है। तो शुरुआती क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। बाद के क्वेश्चन में हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आपको देंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी है, कोई भी जानता है। सीएनटी एक्ट कब लागू हुआ, हर बच्चा जानता है, 1908। मतलब जेपीएससी की तैयारी करने वाला बच्चा के बारे में हम कह रहे हैं, ठीक ना। क्योंकि बेसिक कोई थोड़ा भी पढ़ा होगा ना तो ये सब बता ही दिया जाता है। 11 नवंबर 1908 को ये क्या हुआ था, लागू हुआ था। सीएनटी एक्ट की कुल कितनी अध्याय हैं, तो 19 अध्याय हैं। ये भी बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ा है तो सब जानता है कि 19 अध्याय हैं। और धारा कितनी है, सेक्शन कितनी है, 271 है। जन्मदाता कौन है, फादर एच है ओपन, सभी कोई रटता है। सीएनटी एक्ट में कौन सी भूमि शामिल है, यहाँ पे आप हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, तो 4 ऑप्शन चलिए पढ़ देते हैं। जमींदारी, रैयतवाड़ी, मुंडारी, खुटकटी, भुईहरी या कोड़कर। यहाँ कोड़कर होगा। महालवाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडारी। मतलब मुंडारी, खुटकटी, भुईहरी, कोड़कर से संबंधित यहाँ पे सीएनटी एक्ट में आपको कई सारे प्रावधान देखने को मिलते हैं। सीएनटी एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था, आखिर ये एक्ट लाया गया तो कुछ तो उद्देश्य रहा होगा। व्यापार बढ़ाना, शिक्षा सुधार, या आदिवासी भूमि पर अवैध कब्जा को रोकना। आदिवासी भूमि पर अवैध कब्जा को रोकने के लिए ही ये एक्ट को क्या किया गया था, लाया गया था। सीएनटी एक्ट के सर्वे पर कितना खर्च हुआ, ये गाइड बुक वगैरह सब में देखने को मिलता है, तो उसी के आधार पे हम यहाँ पे आपको आंसर बताने वाले हैं। चलिए 4 ऑप्शन पढ़ देते हैं, हो सकता है आप लोग पढ़े होंगे तो जान रहे होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं जानिएगा। 10 लाख, 12 लाख, 16 लाख, 20 लाख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 लाख। सीएनटी एक्ट कितने प्रमंडल पे लागू हुआ, ये भी अगर कोई भी बेसिक सीएनटी एक्ट थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो जानेगा कि ये कितने प्रमंडल पे है, 4 प्रमंडल। एक प्रमंडल संथाल परगना जो है उस पे ये लागू नहीं होता है। सीएनटी एक्ट में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है, अभी आपको तुरंत बताया कि संथाल परगना पे ये लागू नहीं होता है। सीएनटी एक्ट से प्रभावित जिलों की संख्या, अब संथाल परगना पे लागू नहीं होता है, लेकिन संथाल परगना में कितने जिले आते हैं, 6 जिले आते हैं। तो टोटल 24 जिले हैं, 24 में 6 माइनस कर दीजिएगा तो 18। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 जिले में सीएनटी एक्ट लागू होता है। सीएनटी एक्ट के पूर्व प्रथम वर्ष सर्वे का नाम क्या है, ट वर्ष सर्वे है। ये सब गाइड बुक वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगा। सीएनटी एक्ट के पूर्व द्वितीय वर्ष के सर्वे का नाम क्या था, तो ये था कड़स्टल सर्वे। अब चलिए यहाँ पे आपका जो 19 चैप्टर है ना, तो 19 चैप्टर में कौन चैप्टर किस टॉपिक से रिलेटेड है, उससे कुछ एमसीक्यू बनाए गए हैं, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है सेंट एक्ट का प्रथम अध्याय जो है वो किससे संबंधित है, काश्तकारों के वर्ग से। यहाँ चारों ऑप्शन आपको पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब जो है काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें विद्यार्थी जो है कंफ्यूज होते हैं। तो आप थोड़ा सा अपने दिमाग में जोर दीजिएगा, सोचने का प्रयास कीजिएगा कि चैप्टर 1 में क्या है, चैप्टर 2 में क्या है। अभी कुछ कुछ क्वेश्चन आएंगे तो उसमें सोचने का प्रयास कीजिएगा। तो काश्तकार के वर्ग है, प्रारंभिक जानकारी है, लगान है, न्याय प्रयोग। तो चैप्टर 1 है तो चैप्टर 1 में तो प्रारंभिक जानकारी वगैरह ही होता है, नाम है, प्रसार है, परिभाषा है, यही सब चीज दिया जाता है। चैप्टर 2 किससे संबंधित है, भूधारक से है, काश्तकार के वर्ग से है, लगान से है या नाय है। तो काश्तकार के वर्ग के बारे में बताया गया कि कितने वर्ग के काश्तकार है और उससे संबंधित बातें जो है चैप्टर 2 में बताया गया। अब पूछा जा रहा है चैप्टर 4 किससे रिलेटेड है, भूस्वामी से, अधिभोगी रैयत से, लगान से या परिसीमा से। तो अधिभोगी रैयत, ऑक्यूपेंसी रैयत से ये क्या है, संबंधित है। ऑक्यूपेंसी रैयत का क्या अधिकार है, नहीं है, ये सब सारा चीज चैप्टर 4 में क्या किया गया है, समझाया गया है।
अध्याय 8 ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, हम एक वीडियो इस पे क्या किए थे, अलग से ही बनाए हुए थे। तो ये क्या है, पट्टा एवं अंतरण, न्यायिक प्रक्रिया, लगान और भूस्वामी। यहाँ पट्टा और अंतरण के बारे में कि ज़मीन का जो खरीद-बिक्री हम लोग करते हैं ना, उसी से संबंधित यहाँ पे क्या किए गए हैं, प्रावधान बताए गए हैं। तो इस तरह से ये जो कम से कम चैप्टर है, ये तो आप लोगों को याद होना चाहिए। काहे कि खरीद-बिक्री जो होता है ना, वो इसी से होता है। जिसमें सेक्शन 46 के बारे में आप लोगों को जब पढ़ा रहे थे, बोल रहे थे इस चैप्टर का सेक्शन 46 जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और सेक्शन 46 जो है वो आपको किसी भी तरह से भूलना नहीं है। पीवाईक्यू भी इससे पूछा गया है सेक्शन 46 से। आगे है अध्याय 12 किससे संबंधित है। तो अध्याय 12 आपको बताना है न्याय से, अधिकार अभिलेख और लगान निर्धारण से, भूमि रूपांतरण से या परिसीमा से। तो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स और लगान निर्धारण से संबंधित है कौन, चैप्टर 12। अगला क्वेश्चन है अध्याय 16 किससे संबंधित है। परिसीमा से, न्यायिक प्रक्रिया से, अनुपूरक उपबंध से, रूढ़ि से। तो ये जो है न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित है। अध्याय 18 जो है वो किससे संबंधित है। परिसीमा से, मुंडारी खुटखटीदार के विशेष उपबंध, यही है मुंडारी खुटखटीदार के विशेष उपबंध है। और ये चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है, हम बताए थे, क्योंकि यहाँ पे मुंडारी खुटखटीदार के बारे में क्या किया गया था, बताया गया था। अगला क्वेश्चन है 18 चैप्टर नंबर 19 जो है वो क्या है। तो ये जो है अनुपूरक उपबंध है, जो भी बचा हुआ जो उपबंध है, जो इधर उधर कहीं शामिल नहीं होगा उसके लिए। अब चलिए हम लोग चैप्टर 1 से बनाते हैं। चैप्टर 1 से यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन दिया जा रहा है, फिर यहाँ पे चैप्टर 1 2 3 से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभी इंट्रोडक्शन आपका खत्म हो गया, अब हम लोग देखते हैं चैप्टर 1 का क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए है छोटा नागपुर काश्तकारी टीनेंसी एक्ट 1908 किस अधिनियम के अंतर्गत आता है। बंगाल अधिनियम 1, बंगाल अधिनियम 5, बंगाल अधिनियम 6, बंगाल अधिनियम 10। तो हम बोले थे कि ये हेडिंग में भी लिखा हुआ था, बोले थे इससे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो याद रखिएगा बंगाल अधिनियम 6। इस अधिनियम एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था। अभी जो इंट्रोडक्शन पढ़े ना, वही चीज चूंकि आर्टिकल चैप्टर में भी है, तो उससे भी सवाल यहाँ पे बनाया गया है, तो थोड़ा बहुत रिपीटेड आपको लग सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा में सुधार के लिए भी नहीं, व्यापार के लिए भी नहीं, और सोना बिल्ड करने के लिए, सेना बिल्ड करने के लिए भी नहीं। ये क्या है, भूस्वामी यानी लैंडलॉर्ड और टीनेंट यानी काश्तकार, जो कि जमीन लैंडलॉर्ड से क्या करता है, उधारी लेके काम करता है, संबंधी कानूनों को संशोधित, अमेंडमेंट और समेकित, कंसोलिडेट करना इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। तो इस तरह से यहाँ पे भूस्वामी और काश्तकार के बीच किसी तरह का लड़ाई झगड़ा ना हो, तो संबंधित जो कानून है, जो भी इसके प्रावधान है, उनको ही सीएनटी एक्ट में रखा गया है। उसी उद्देश्य से ये एक्ट लाया गया था। यह अधिनियम किन क्षेत्रों पर लागू होता है। देखिए यहाँ पे आपको लग सकता है फिर से रिपीटेड है, लेकिन चैप्टर 1 में स्पेशली बताया गया है कि संक्षिप्त नाम और प्रसार। पहले तो बताया गया इसका संक्षिप्त नाम छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है, फिर प्रसार में बताया गया उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू और कोल्हान में ये क्या होता है, लागू होता है। तो पलामू हो गया, नॉर्थ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर, कोल्हान में ये लागू है। ये सेक्शन 1 में है। तो कभी आपको पूछा भी जा सकता है कि ठीक है, इसका प्रसार 4 प्रमंडल पे है, लेकिन ये किस सेक्शन में है। तो ये जो है किस सेक्शन में, सेक्शन 1 में है, जो कि चैप्टर 1 में आता है। तो चैप्टर 1 का सबसे पहला सेक्शन यही बताता है कि इसका नाम क्या है और ये कहाँ कहाँ पे लागू होता है। तो ये सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब सेक्शन जो 3 है, सेक्शन जो 3 है उसमें कई सारी परिभाषाएं हैं, यहाँ तक कि हम बताए थे 30 परिभाषा है। तो उनमें जो इंपॉर्टेंट हमको लगा था हम आपको वीडियो में बताए थे। तो कृषि वर्ष का अर्थ क्या होता है, कैलेंडर वर्ष, वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर, कृषि प्रयोजनों के लिए निर्धारित वर्ष, केवल वर्षा ऋतु। देखिए ऑप्शन यहाँ थोड़ा सा फंस सकते हैं या बहुत नजदीक है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका यही होगा सी, कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारित डिफाइन वर्ष। फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, लेकिन यदि सरकार क्या हो, उसका भूस्वामी हो तब, बाकी कंडीशन में यहाँ पे। तो ये जो है बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ सरकार तो लिखा हुआ नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन सी जो है आंसर इसका होगा। भुगत बंधक का क्या अर्थ है, आप लोगों को ये सब जो है परिभाषा में बताया गया। भूमि का विक्रय करना, काश्तकार के हित इंटरेस्ट का ट्रांसफर करना, टैक्स वसूलना, जमीन का दान देना। तो हम बताए थे ना कि कोई भी टीनेंट है, टीनेंट करने का मतलब है कि भूस्वामी से जमीन को क्या किया गया है, उसके द्वारा रखा गया है रेंट में, तो वो अपना इंटरेस्ट को क्या कर सकता है, किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है। तो उसको हम लोग बंधक करते हैं। जैसे कि बैंक में अपना जमीन जब पैसा लेते हैं तो अपना जमीन बंधक रखते हैं ना, मॉर्गेज, कुछ उसी तरह से कि उस जमीन का अब इंटरेस्ट हम जो है हम दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं बोर्ड से क्या अभिप्रेत है। ये सब भी दिया गया है, शिक्षा बोर्ड है, झारखंड राजस्व बोर्ड है, व्यापार बोर्ड है, जुडिशियल बोर्ड है। तो अगर बोर्ड सीएनटी एक्ट में कहीं पे भी लिखा हुआ अगर आपको मिलता है, तो बोर्ड का मतलब जो होता है वो आपको बताना है कि ये क्या है। तो ये जो हो जाएगा आपका जो राजस्व बजट है वो है।
राजस्व बोर्ड है वो, क्योंकि रेवेन्यू से संबंधित है ना, इसीलिए। तो बोर्ड मतलब ये नहीं होगा जुडिशियल बोर्ड या ट्रेड बोर्ड या एजुकेशन बोर्ड, रेवेन्यू बोर्ड होगा। ये क्या होगा? रेवेन्यू बोर्ड। तो इस तरह से परिभाषित कर दिया गया है, बता दिया गया है कि इसका अर्थ हम सीएनटी एक्ट में क्या निकालेंगे। तो ये है सेक्शन 3 में बताया गया परिभाषा। वन उपज में क्या शामिल होता है? केवल लकड़ी, केवल फल, लकड़ी, महुआ, खनिज आदि सभी, केवल पशु। तो जो केवल केवल वर्ड आया ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट हो जाइए। नहीं, यहाँ पे लकड़ी भी आता है, लाह भी आता है, महुआ भी आता है, अगर निजी उपयोग के लिए आप खनिज यूज करते हैं तो वो भी आता है, जानवर भी आ जाते हैं। तो ये सब जो है वो वन उपज के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। जोत, होल्डिंग का क्या मतलब होता है? खेत का नाम, रैयत द्वारा धारित, हेल्ड जो या भूमि है वो, टैक्स या गांव। तो होल्डिंग का मतलब है नाम ही है होल्ड, होल्ड करके रखना। तो रैयत जो खेत में क्या करता है? खेती करता है। वो अगर किसी जमीन को होल्ड करके रखा हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं होल्डिंग, जोत कहते हैं। ये सभी परिभाषित किया गया है। लैंडलॉर्ड किसे कहा जाता है? किसान को कहा जाता है, मजदूर को कहा जाता है, व्यापारी को कहा जाता है, या जिसके अधीन काश्तकार भूमि धारण करता है। तो ये है लैंडलॉर्ड। इसके बाद यहाँ पे काश्तकार होते हैं। काश्तकार के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो लैंडलॉर्ड जो होता है वो काश्तकार के जस्ट एक स्टेट ऊपर होता है ना, जिसको हम कह सकते हैं पहले के जमींदार या राजा जो होते थे लैंडलॉर्ड होते थे। आजकल जो है सरकार जो है वो जमीन का मालिक होता है, तो हम कह सकते हैं आजकल सरकार ही लैंडलॉर्ड है। अब है परमानेंट टेन्योर। टेन्योर भूधृति आपको बताया गया था। भूधृति मतलब मालिकाना हक होता है, और परमानेंट मतलब अस्थाई हो गया कि अस्थाई मालिकाना का क्या अर्थ है? अस्थाई टेम्पोररी लैंड, सीमित लिमिटेड टाइम के लिए है, वंशगत या परमानेंट भूमि जो सीमित काल के लिए धारित नहीं की गई है सरकारी। तो ये अस्थाई, परमानेंट, तो सीमित काल के, लिमिटेड पीरियड के लिए हेल्ड नहीं की गई है, तो उसको हम लोग अस्थाई, परमानेंट टेन्योर के नाम से जानते हैं। जो टीनेंसी मतलब होता है रेंट में लिया गया जमीन, और टेन्योर मतलब होता है मालिकाना हक। स्वतंत्र प्रोप्राइटर किसे कहते हैं? दुकान का प्रोप्राइटर होता है ना किसी किसी बिजनेस में। तो प्रोप्राइटर मतलब क्या होता है? मजदूर होता है। सेल्फ मतलब स्वयं अपने ही फायदे के लिए स्वाधिकृत ऑथराइज्ड किए गए कोई व्यक्ति को कहते हैं, या व्यापारी को कहते हैं सैनिक। तो यहाँ पे अगर आप कोई क्या करें, संस्था चला रहे हैं और उस संस्था के आप प्रोप्राइटर है, तो उस संस्था से जो भी प्रॉफिट होगा उसके लिए आप क्या है? स्वाधिकृत हैं, यानी अधिकृत है, उसका फायदा आपको जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोप्राइटर। ये भी परिभाषित किया गया था। लगान का अर्थ क्या होगा? टैक्स होगा। रैयत द्वारा भूस्वामी को दिया जाने वाला भुगतान होगा। मजदूरी होगा। व्यापार शुल्क। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। रैयत द्वारा भूस्वामी को दिया जाने वाला जो भुगतान है, पेमेंट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लगान कहते हैं। टैक्स को लगान नहीं कहते हैं। अगर कोई काश्तकार है यानी रेंट में लिया गया जमीन है, तो वो अपने मालिक को चाहे कैश के रूप में या कैश के रूप में या वस्तु के रूप में क्या करता है? कुछ देता है, तो वो भुगतान करता है। तो वही जो है वो लगान या रेंट के तौर पे जाना जाता है। काश्तकार किसे कहते हैं? जमीन को बेचने वाला को, जमीन को खरीदने वाला जो किसी अन्य अनदर पर्सन के अंडर भूमि धारण करता है उसको। तो ये अगर काश्तकार है तो हम ये मान के चलें कि ये जमीन इसका नहीं है, ये किसी और से जमीन लिया है और कुछ समय के लिए धारण किया है। तो ये होता है काश्तकार, रेंट में लिया हुआ जमीन। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के सेक्शन 1 किससे संबंधित है? तभी आपको बताया गया, संक्षिप्त नाम प्रसार से संबंधित है सेक्शन 1। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के सेक्शन 3 किससे संबंधित है? अभी जो भी परिभाषा बताया गया वो शब्द सेक्शन 3 में दिया गया है, तो सेक्शन 3 परिभाषा बताता है। अधिनियम की एक्सेंट लागू किस धारा में बताया गया है? प्रसार लागू। तो ये जो है आपको सेक्शन 1 में ही बताया गया है कि ये कहाँ कहाँ क्या होगा? लागू होगा। तो सेक्शन 1 में ही नाम भी बताया गया, और सेक्शन 1 में भी यही बताया गया कि आखिर ये जो कानून है वो 4 प्रमंडल में कहाँ कहाँ लागू होंगे, या चारों प्रमंडल में। कृषि वर्ष की परिभाषा किस सेक्शन में दी गई है? तो सेक्शन 3 में दी गई है। तो घुमा फिरा के सवाल पूछा जा सकता है। कृषि वर्ष का मतलब भी पूछा गया। अब कृषि वर्ष किस सेक्शन में है वो भी पूछा जा रहा है, किस सेक्शन में परिभाषित किया गया। काश्तकार को किस सेक्शन में परिभाषित किया? तो जब भी परिभाषित आएगा तो याद रखिएगा सेक्शन 3 में ही सभी शब्दों को परिभाषित किया गया है। ग्राम मुखिया की परिभाषा किस धारा में है? तो हम पढ़े हैं चाहे नहीं पढ़े हैं, हम जानते हैं कि वो कहाँ पे होगा? सेक्शन 3 में होगा। छोटा नागपुर की अधिनियम सेक्शन 4 किससे संबंधित है? सेक्शन 2 जो है निश्चित था, सेक्शन 3 परिभाषा था। अब सेक्शन 4 जो है वहां पे आपको पूछा जा रहा है किससे संबंधित है। तो चैप्टर 4 जो है, सॉरी चैप्टर 2 जो है वो काश्तकार के वर्ग का है। और चैप्टर 2 में जैसे सेक्शन आप जाइएगा तो 3 तक, 1 से 3 तो चैप्टर 1 में था। अब 4 जो है से लेके 8 तक वो चैप्टर 2 में दिया गया है। तो 4 जो सेक्शन होगा ना वो काश्तकार के वर्ग से होगा। तो काश्तकार के क्लास से यहाँ पे बताया गया है कि 4 जो है वो काश्तकार के किससे है?
क्लास से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो 4 प्रकार के काश्तकार भी होते हैं, उससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए एक-एक करके देखते हैं। धारा या सेक्शन 4 के अनुसार काश्तकार का कौन-सा वर्ग नहीं है? मतलब 4 वर्ग तो होता है, 4 वर्ग में कौन नहीं है? भूधारक नहीं है, रैयत नहीं है, दर रैयत नहीं है, व्यापारी नहीं है। तो ऐसे भी देखने को मिल रहा है, व्यापारी जो है कुछ अलग-सा शब्द सुनने को आ रहा है, बाकी भूधारक, दर रैयत जो है वो तो होता है। लैंड होल्डर क्या करता है? लैंड को होल्ड करके रखता है, हो सकता है किसी और को वो दे दे। उपभूधारक के तौर पे वो मतलब उसको दे दे, फिर वो ज़मीन किसी और को दे दे। रैयत सामान्यतः क्या करता है? खेती करता है। अगर कोई ज़मीन रखा है, वो जो लैंड होल्डर रहता है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो खेती करेगा। हो सकता है वो लैंड को होल्ड किया और किसी दूसरे को दे दिया, रैयत को दे दिया और रैयत उसमें खेती कर रहा है। लेकिन रैयत जो होता है, अगर हम रैयत कर रहे हैं, तो ये मान के चलेंगे कि वो जिस भी ज़मीन को धारण किया है, वहाँ पे खेती करता है। दर रैयत यानी रैयत के अधीन जो है, अंडर रैयत कह रहा है ना, रैयत के अंडर अगर कोई है, तो उसको दर रैयत कहते हैं। व्यापारी तो यहाँ पे होगा ही नहीं। तो काश्तकार के 4 प्रकार हैं, जिसमें से 3 प्रकार आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक प्रकार होता है मुंडारी खुटकटीदार रैयत, मतलब वो भी एक प्रकार के काश्तकार ही हैं। अगला है धारा 4 के अनुसार रैयत के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4, 5, अभी आपको चारों के प्रकार के बारे में बताया गया। तो रैयत के 4 प्रकार होते हैं। अधिभोगी रैयत कौन होता है? ऑक्यूपेंसी राइट के बारे में बताया गया, जिसके पास भूमि नहीं हो, जिसे भूमि पर अधिभोग ऑक्यूपेंसी राइट हो। तो इससे ही पता चल रहा है, अगर आपके पास जमीन है और यहाँ ऑक्यूपेंसी राइट आपको मिला हुआ, ऑक्यूपेंसी राइट क्या होता है वो भी अभी आपको बताया जाएगा, या आप पढ़ चुके होंगे, तो आपको जो वीडियो बताया दिए थे उसमें अगर बताए होंगे तो वो याद होगा, तो आप जान भी रहेंगे। तो ऑक्यूपेंसी राइट अगर इसमें मिला हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये ऑक्यूपेंसी रैयत है। अधिभोगी रैयत कौन होता है? जिसके पास भूमि होता है, जिसके अधिभोग का अधिकार ना हो, जो मालिक हो, जो अधिकारी हो। तो यहाँ पे जिसके पास लैंड होता है, वो ऑक्यूपेंसी रैयत हो सकता है। यहाँ पे जिससे अधिभोग का अधिकार ना हो, वो अच्छा, नन ऑक्यूपेंसी, सॉरी माफ कीजिएगा, नन ऑक्यूपेंसी रैयत किसे कहा जाता है? जिसे अधिभोग का अधिकार ना हो। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। दर रैयत किससे कहा जाता है? जो सीधे डायरेक्टली गवर्नमेंट के अधीन हो, जो रैयत के अधीन हो, या जो भूस्वामी हो, जो व्यापारी हो। तो अभी आपको बताया गया रैयत के जो अधीन रहते हैं उसी को दर रैयत कहते हैं। अब सेक्शन 5 से यहाँ सवाल पूछा जा रहा है कि सेक्शन 5 जो है वो किससे संबंधित है? रैयत से है, भूधारक का अर्थ से है, लगान से है, या नहीं? तो काश्तकार का सबसे पहला प्रकार जो था वो लैंड होल्डर था, और लैंड होल्डर क्या होता है ये बताया गया है सेक्शन 5 में। तो चलिए सेक्शन 5 में जो लैंड होल्डर है उससे रिलेटेड भी कुछ सवाल जो है यहाँ पे है, उसको हम लोग देखते हैं। लैंड होल्डर का मुख्य कार्य क्या है? व्यापार करना, लगान वसूल करना, या खेती करवाना, शिक्षा देना, या नहीं? तो ये लगान वसूल करता है या यहाँ पे खेती करवाता है, मतलब लैंड को होल्ड किया है, या तो यहाँ पे वो स्वयं खेती करवाएगा, और नहीं तो किसी को दे देगा, जो रैयत होगा उसको दे देगा, और वहां से वो लगान वसूल करेगा। तो ये काम कर सकता है लैंड होल्डर। और अभी आपको बताया रैयत, मतलब दिमाग में सीधे आना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, उस जमीन पे खेती कर रहा है। लेकिन लैंड होल्डर को जरूरी नहीं है कि खेती करेगा, हो सकता है वो जमीन को लिया और किसी और को क्या कर देता है, जमीन को दे देता है, और लगान कुछ वसूलता है, कुछ हिस्सा अपने रखता है, कुछ हिस्सा भूस्वामी को पहुंचाता है। तो ऐसे भी लैंड होल्डर होते हैं, ठीक ना। लैंड होल्डर का मुख्य कार्य क्या है? लगान वसूल करना और खेती करवाना, बस यही चीज है। एक ही क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया। सेक्शन 6 जो है वो किससे रिलेटेड है? सेक्शन 5 तो लैंड होल्डर से रिलेटेड था, तो सेक्शन 6 जो है वो किससे रिलेटेड है? तो भूधारक से है, रैयत से है, लगान से है, या न्याय से है? तो रैयत से है। रैयत के पहला जो काश्तकार का प्रकार बताया गया चौथा सेक्शन में, चौथा सेक्शन के बाद पांचवा सेक्शन आया, तो सबसे पहला काश्तकार होता है लैंड होल्डर। तो लैंड होल्डर के बारे में बताया गया 5 में। अब उसके बाद छठा में रैयत, दूसरा काश्तकार होता है रैयत। तो रैयत के बारे में बताया जाएगा कि आखिर रैयत होते कौन है। फिर रैयत किसे कहा जाता है वो भी पूछा गया, जमीन बेचने वाला, जो भूमि पर खेती करता है वो अधिकारी या व्यापारी। तो जो भूमि पर खेती कर रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रैयत कहते हैं, ठीक ना। धारा 7 किससे संबंधित है? 4 जो है काश्तकार के 4 प्रकार है, 5 है भूस्वामी, सॉरी लैंड होल्डर, छठा जो है वो रैयत। तो 7 किससे संबंधित है? भूधारक से, खुदकटी अधिकार युक्त रैयत से, लगान से। अच्छा ये क्या आ गया ऑप्शन तो ऐसा गलती से यहाँ पे हो गया है। तो यहाँ पे जो 7 है वो खुदकटी अधिकार युक्त रैयत से होगा, वो थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया होगा। तो चलिए ये सबको काट देते हैं, ऑप्शन बी जो है ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा।
अब आगे खुदकटी अधिकार किसे मिलता है? बाहरी लोगों को, मूल प्रवर्तक के वंशजों को। मान के चलिए ये ऐसे लोग हैं जिसके अगर हम 10 पीढ़ी पीछे जाएं, यानी कि भूतकाल में हम जाए, तो हो सकता है इसके आजा दादा, उसके आजा दादा परदादा इस गांव में आए होंगे, जंगल को साफ किए होंगे और जंगल को खेती लायक जमीन बनाए होंगे और उसका वो मालिक कहलाए। अब इन्हीं के वंशज हो गए ये, तो ये जो है क्या कहलाएंगे? मूल प्रवर्तक के वंशज। और यही जो है खुदकटी अधिकार रैयत कहलाते हैं। मतलब ये खुदकटी परिवार से संबंधित है और उसी परिवार से संबंधित होने के कारण इन्हें खुदकटी अधिकार रैयत के तौर पे जाना जाता है। इनके आजा दादा परदादा के भी आजा दादा परदादा यहाँ पे आए होंगे, जंगल को साफ किए होंगे और खेती लायक जमीन बनाए होंगे। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। खुदकटी अधिकार के लिए क्या आवश्यक है? भूमि खरीदना, विरासत में भूमि प्राप्त होना, सरकार की नौकरी और व्यापार करना। विरासत, इनहेरिटेंस में जब लैंड प्राप्त होता है तभी भू खुदकटी अधिकार जो है आपको मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक ना? क्योंकि माना जाता है कि ठीक है आपके पीढ़ी के आजा दादा परदादा उस जंगल को साफ किए होंगे, उसके मालिक होंगे, तो उस तरह से अगर आपको मिला है तभी अधिकार मिलेगा। सेक्शन 8 किससे संबंधित है? अब चलिए सेक्शन 7 हम लोग पढ़ लिए, सेक्शन 8 जो है वो किससे संबंधित है? तो मुंडारी खुदकटीदार से संबंधित ये जो है आपको बताया गया है। ऑप्शन बी है। मुंडारी खुदकटीदार कौन होता है? व्यापारी, जंगल भूमि या जोत में जंगल भूमि को जोत में कल्टीवेटेड में लाने वाला मुंडारी को हम लोग क्या कहते हैं? मतलब जो जंगल भूमि था उसको खेती लायक जमीन बनाने वाला को हम मुंडारी खुदकटीदार के नाम से हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। मुंडारी खुदकटीदार में कौन शामिल है? तो केवल मूल व्यक्ति, उनके वंशज, केवल अधिकारी, केवल व्यापारी। तो उनके जो वंशज होते हैं वही होते हैं। ठीक ना? यही इसका आंसर होना चाहिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 9 किससे संबंधित है? अब 8 तो हो गया, अब 9 जो है वो किससे संबंधित है वो चीज आपको पूछा जा रहा है। तो 4 से 8 तक था चैप्टर 2। अब 9 से हम लोग जो पढ़ने वाले हैं 15 तक वो चैप्टर 3 होगा और चैप्टर 3 जो है वो भूधारक से संबंधित है, टेन्योर होल्डर से यहाँ पे संबंधित है। तो चलिए देखते हैं किससे संबंधित है यहाँ पे धारा 9। तो धारा 9 जो है वो चैप्टर 3 का सबसे पहला धारा है। लगान निर्धारण से, भूधारक का लगान वृद्धि से मुक्त होना उससे है या रैयत से या न्यायिक प्रक्रिया है? तो भूधारक का लगान वृद्धि से मुक्त होना उससे संबंधित है आपका सेक्शन 9। धारा 9 के अनुसार कौन भूधारक लगान वृद्धि के लिए दायी नहीं होगा? तो किसका लगान नहीं बढ़ेगा? अस्थायी पट्टादारी जो है उसका, अस्थायी बंदोबस्ती के समय अपवर्तित से अपवर्तित लगान भूधारक, फिक्स रेंट सिंस परमानेंट सेटलमेंट। तो अगर आपका परमानेंट सेटलमेंट जो 1793 में आया था लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा, उसके बाद से रेंट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो 1908 के अधिनियम के द्वारा भी आपके रेंट में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यही चीज सेक्शन 9 में बोला गया है कि आपके लगान में वृद्धि नहीं होगा। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। धारा 9 का किससे संबंधित है? रैयत से, भूधारक या ग्राम मुखिया के लगान वृद्धि से। तो 9 का जो है भूधारक या ग्राम मुखिया के लगान वृद्धि से ही संबंधित है, इसी से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 क के अनुसार लगान वृद्धि किसके आदेश होगा? विलेज हेडमैन, डिप्टी कमिश्नर और रेवेन्यू ऑफिसर, किसान या ट्रेडर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपायुक्त या राजस्व अधिकारी से ही यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? लगान में वृद्धि कर सकते हैं। तो ये चीज दिया गया है। तो चैप्टर 2 में राजस्व अधिकारी आदेश पारित करता है और नहीं चैप्टर 12 में, सॉरी चैप्टर 2 बोलते हैं, चैप्टर 12 में राजस्व अधिकारी के बारे में उल्लेख किया गया है। वही क्या करता है? आदेश पारित करता है और इसका लगान में वृद्धि कर सकता है, या तो डीसी इसका को क्या करेगा? लगान वृद्धि करेगा। 9 का के अनुसार एक बार लगान बढ़ने के बाद कितने वर्षों तक पुनः वृद्धि नहीं होगा? ठीक है, आप 9 का 3 में जाइएगा, वहाँ पे बताया गया है। ठीक है, एक बार आप डीसी या राजस्व अधिकारी के माध्यम से लगान में क्या कर दिए? वृद्धि कर दिए। तो अब नेक्स्ट कितने साल तक ये और नहीं बढ़ाया जाएगा? 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए या 20 साल के लिए? तो 15 वर्ष के लिए एक बार बढ़ाने के बाद आप लगान दोबारा नहीं बढ़ा सकते हैं। धारा 10 किससे संबंधित है? 9 खत्म हो गया। भूस्वामी, भूंइहर का लगान वृद्धि से मुक्त होना। तो जो भी भूंइहरी है उनका लगान से मुक्त होना। भूंइहर कहने का मतलब है उसको जमीन का मालिक मान के हम थोड़ा बहुत चल सकते हैं, तो इसीलिए उसमें जो है वो उनको टैक्स नहीं लगाते हैं। तो जिसकी भी भूमि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अधीन तैयार पुस्ट रजिस्टर में प्रविष्ट थी, मतलब उस रजिस्टर में उनका नाम है, उनका जो लगान है वो नहीं वृद्धि होगा। तो 1800
69 में भुइंहरी हुआ था ना सर्वे, तो वहाँ पे अगर आपका लिस्ट है भुइंहरी के रूप में तो वहाँ पे आपका टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा, ठीक ना। धारा 10 के अनुसार, सॉरी, वहाँ पे टैक्स आपका बढ़ाया नहीं जाएगा, वो टैक्स फ्री होगा, टैक्स लगेगा ही नहीं। 10 के अनुसार कौन लगान वृद्धि की लड़ाई नहीं होगा, तो भुइंहरी जो होता है, अगर ये किसान को भुइंहरी का दर्जा मिल गया है तो इसमें किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। धारा 11 किससे संबंधित है, तो धारा 11 जो है लगान से है, भूत रीति के अंतरण रजिस्ट्रेशन से है, न्याय से है, रैयत से, तो रजिस्ट्रेशन से। धारा 11 रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। धारा 12 किससे है, भूस्वामी द्वारा रजिस्ट्रेशन से इनकार करता है तो डीसी के पास जाएगा, उससे संबंधित है। धारा 12 के अनुसार आवेदन किसके पास दिया जाता है, अगर वो इनकार कर देता है तो डिप्टी कमिश्नर के पास जाता है। धारा 13 किससे संबंधित है, तो धारा 13 के बारे में अब यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है, लगान भूत रीति के विभाजन या लगान के वितरण से, तो यही है। अगर आपका भूत रीति जो है उसमें क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है, 4 टुकड़ा में इसको बांट दिया गया है, तो लगान में भी इसका क्या हो जाएगा, विभाजन किया जाएगा, तो उसी से संबंधित है सेक्शन 13। अगला है सेक्शन 13 के अनुसार विभाजन की सूचना किसे कैसे दी जाती है, मौखिक, रजिस्ट्रेटेड डाक द्वारा, फोन द्वारा, अखबार द्वारा, तो रजिस्ट्रेटेड डाक के द्वारा, रजिस्टर्ड जो पोस्ट है उसके माध्यम से हम सूचना देंगे, ठीक ना। धारा 14 किससे संबंधित है, तो अब आपको यहाँ पे बताना है धारा 14 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। रेंट से या विलंगमन का वातालीकरण से, देखिए, न्याय से या रैयत से। देखिए पुनर्ग्रहणीय भूत रीति के पुनर्ग्रहण पर विलंगम का वातालीकरण करके हेडिंग था, उसी से यहाँ पे हेडिंग को यहाँ पे क्या बना दिया गया है, आंसर बना दिया गया है। कहने का मतलब यहाँ पे जो जमीन का पुनर्ग्रहण होता है वो कब कब हो सकता है वो दिया गया है धारा 14 में। मतलब अगर कोई जमीन है तो जमीन को वापस लिया जा सकता है, कब कब लिया जा सकता है वो चीज यहाँ पे बताया गया है, ठीक ना। हो सकता है आगे अभी पूछा जाएगा तो उसके बारे में पता भी चलेगा। तो धारा 14 में इनक्यूबरेंस का क्या अर्थ होता है, टैक्स, संपत्ति पर कानून, मजदूरी या खेती। तो संपत्ति पर कानूनी दावा को हम लोग बोलते हैं इनक्यूबरेंस के नाम से, इसको क्या कहते हैं, जानते हैं, जो कि आपका विलंगम करके लिखा हुआ था ना, वही चीज था, ठीक ना। चलिए, उसके बाद है धारा 15 किससे संबंधित है, धारा 15 जो है वो किससे संबंधित है वो पूछा गया है। तो लगान से, भूस्वामी के अधिकार की रक्षा से, रैयत से या न्याय से है, ये चीज आपको क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। जाएगा भूस्वामी के अधिकार की रक्षा, सेविंग ऑफ राइट्स ऑफ लैंडलॉर्ड, तो लैंडलॉर्ड का जो अधिकार है उससे उसको सुरक्षा देने के लिए लाया गया है। धारा 15 का क्या उद्देश्य है ये पूछा जा रहा है। धारा 15 का उद्देश्य लगान बढ़ाना, भूस्वामी के अधिकारियों की रक्षा, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदल के यहाँ पे दिया गया है, तो ये ऑप्शन यही हो जाएगा। धारा 15 का मुख्य उद्देश्य क्या है, फिर से यही चीज आ गया, धारा 15 का मुख्य उद्देश्य क्या है, अच्छा सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया है 2-3 बार, तो इसका सभी का आंसर जो होगा वही, भूस्वामी के अधिकारों की रक्षा। तो इस तरह से चैप्टर हम लोग 1 से लेके चैप्टर 3 तक हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो चैप्टर 4 से रिलेटेड होगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन आप बनाना चाहते हैं, देखिए क्वेश्चन जो है आपको खुद से ही बनाना चाहिए। वीडियो में आप देखिए आपको लगा पता ही नहीं चला कि कितना हम जान रहे हैं नहीं जान रहे हैं, आपको बता देते हैं तो लगता है कि ये क्वेश्चन तो हम जान ही रहे होंगे, लेकिन जब खुद से बनाइएगा ना तब पता चलेगा कि कहाँ पे आपका मिस्टेक हो रहा है, क्या गलती हो रहा है, पर्टिकुलर जो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो उस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। इसीलिए हम बोले कि थोड़ा बहुत निवेश कीजिएगा तो आपको इस वीडियो का और भी ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा, या जो कुछ हम पढ़ाए हैं आपको मिशन जेपीएससी 2026 के प्ले लिस्ट में उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। मात्र आपको 99 रुपये का एक टेस्ट लेना है, 51 रुपये का माइंड मैप का एक जो किताब है वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा झारखंड का। अगर डिटेल नोट्स लेना चाहते हैं तो वो मात्र 11 रुपया का है। तो आपको ऑन एन एवरेज 160 रुपया खर्च करना है, और 160 रुपया खर्च करके आप देखिएगा पेपर 2 का आप बेहतर से बेहतर तैयारी कर पा रहे होंगे। लास्ट का कुछ टॉपिक हम लोग थोड़ा सा कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, हो सकता है उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो, लेकिन आने वाले समय में वो भी हम लोग कर देंगे। और आप देखिएगा कहीं से भी आप तैयारी कर रहे होंगे वहाँ से आप कंपेयर करके देख लीजिएगा। हम लोग जो है हर एक तरीका अपनाते हैं जो स्टूडेंट के लिए लाभदायक है। तो डिटेल वाइज भी पढ़ाते हैं, तो डिटेल वाइज आपको नोट्स जो है वो तो 11 रुपया मिल जाएगा, और उसको रिवाइज करने के लिए माइंड मैप भी देते हैं ताकि कम टाइम में, जैसे कि अभी आप उत्पाद सिपाही का एग्जाम दे रहे होंगे अगर, तो आप इन सब टॉपिक को नहीं पढ़े होंगे, तो एक सप्ताह में रिवाइज करने के लिए माइंड मैप काफ़ी होता है। आप 2 या 3 घंटा अगर लगातार पढ़िएगा तो पूरे माइंड मैप को रिवाइज कर सकते हैं। और अगर यही चीज़ किताब से कीजिएगा 500 प्लस किताब से, तो फिर दिक्कत होगा आपको। तो इसीलिए हम लोग प्रयास करते हैं
विद्यार्थी के जो परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए हर एक चीज़ को तैयार करवाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हम लोगों से जितना हो पाएगा क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे। बाकी क्वेश्चन तो ऐप में अपलोड कर दिया गया है, तो जिसको जल्दी है और जो एग्जाम को लेके सीरियस है और कहीं दूसरे जगह टेस्ट नहीं बना रहा है या थोड़ा बहुत निवेश कर सकता है, वो 99 रुपी कम से कम टेस्ट देखिए आप जरूर बनाइए। भले माइंड मैप वगैरह लीजिए कि नहीं लीजिए, अपना जो भी नोट्स है उससे पढ़िए और टेस्ट जरूर लेकिन कम से कम क्या कीजिए, बनाइए। इससे पता चल जाएगा कि आप जो है कितना उस टॉपिक पे कमांड बना चुके हैं। और अगर आपको 99 रुपया महंगा लग रहा है तब तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं। आप एग्ज़ाम लिखने के लिए 2000 खर्च कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए अगर 1000-2000 रुपया खर्च नहीं कर सकते हैं तो क्या करें। देखिए हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप 1000-2000 रुपया खर्च मेरे पीछे कीजिए, लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं और देखिए सरकार बिना मतलब का आपका 1000-2000 रुपया क्या करवा रही है, खर्च करवा रही है। और हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं और उसके बदले आपको क्या कर रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे मेहनत करते हैं, टाइम देते हैं, तो अपना टाइम दे रहे हैं, तो कोई भी एक समय के बाद अगर टाइम आपको देता है तो उसका कुछ ना कुछ तो क्या करना है, करेगा, आपसे बेनिफिट लेगा ही लेगा, है ना। तो इसीलिए और फ्री का जो चीज़ होता है ना उसका कोई वैसा भी वैल्यू नहीं रखता है। आप फ्री का अगर हम टेस्ट दे भी दिए तो ज़्यादातर विद्यार्थी उस टेस्ट को बनाएंगे ही नहीं बनाएंगे। तो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कीजिए, आपको लगेगा कि हाँ 100-150 रुपया हम इन्वेस्ट किए तो उसमें आप टाइम दीजिएगा, टेस्ट वगैरह सब बनाइएगा। मिलते हैं